हेलो एवरीवन, देखिए आज हमें जो टॉपिक करना है वो करना है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। देखो ये फॉर्मूला याद है आपको, जब हमने डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ किया था, R इज इक्वल टू में ml_ne² a टाउ। टाउ क्या था यहाँ पर, ये बताओ, रिलैक्सेशन टाइम था। ठीक है, आप खुद सोचो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो वहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका कोलिजन क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। कोलिजन अगर जल्दी जल्दी हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या था, दो सक्सेसिव कोलिजन, मान लो ये इससे यहाँ टकराया फिर यहाँ टकराया, तो दो सक्सेसिव कोलिजन कौन से हो गए, एक यहाँ के टकराया फिर ये यहाँ टकराया, तो यहाँ से यहाँ का ये जो मतलब एक कोलिजन यहाँ हुआ एक यहाँ हुआ, तो ये होता है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। अगर यहाँ रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, देखो ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को अगर आप देखोगे, क्या है हमारे पास, ये R इज इक्वल टू में ml_ne² a टाउ। ठीक है, अगर ये टाउ हमारा कम हो रहा है तो ये R के इन्वर्सली है, तो ये R इंक्रीज नहीं करेगा क्या, बताओ। अभी इसमें ये n वाला फैक्टर भी आएगा, ये मैं भी डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन यहाँ पर अगर हम देख लें इनको, m क्या है, मास है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ये भी चेंज नहीं होगा, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं चेंज होगा, L और A जो है हमारे होते हैं चेंज टेम्परेचर पे, लेकिन वो हम यहाँ पर कंसीडर करके चलेंगे। लेकिन मेन यहाँ पर कहानी क्या है, आपको ये समझना है, L और A पे ज़्यादा फोकस नहीं देना। वो अलग बात है कि यहाँ टेम्परेचर जब बढ़ता है तो L और A चेंज होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो मेन बात करनी है वो किसकी करनी है, टाउ की करनी है। क्योंकि जब हम फॉर्मूला निकालेंगे ना यहाँ पर, अभी जब टेम्परेचर कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में हम वैल्यूज निकालेंगे तब वो वहाँ पर कंसीडर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी L और A का, क्योंकि कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है लेंथ और एरिया का, ठीक है, तो वो चीज़ होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये कंसिडरेशन करके ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं। तो मेन इसमें हमें बात करनी है टाउ की। अगर हम बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी बात करूंगा एन की भी यहाँ पर। अगर हम एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो अगर एन क्या होता है हमारे पास, एन क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यानी कि यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो ये वाला भी जो फैक्टर है ना हमारा इंक्रीज होता है, क्योंकि आयोनाइजेशन होगी वहाँ पर, ऑब्वियसली बात है, और इलेक्ट्रॉन्स टूट जाएंगे, ठीक है ना, वो भी फ्री हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये एन भी यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये बढ़ रहा है तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब आप कहोगे ये क्या, यहाँ पर ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये वाला बढ़ गया तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा। तो फिर सही कौन सा है, एक चीज़ को ध्यान में रखना, कंडक्टर के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ही पड़े होते हैं, एक्सटेंडेड अगर हम बात करें तो 10⁻29 कितने हो गए, तो करोड़ों अरबों खरबों वाली बात हो गई, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले ही पड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जाएंगे भी, वो इतना इफेक्ट नहीं डालेंगे उसके रेजिस्टेंस पे, समझ रहे हो बात को। तो यानी कि ये जो फैक्टर है हमारा, ये टाउ वाला, ये यहाँ पर काम करता है कंडक्टर के केस में। अभी हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर की भी बात करेंगे, एलॉयज की भी बात करेंगे, लेकिन अभी अगर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पर कि क्या हो रहा है। हमारे ये दो फैक्टर हमने लिए थे बेसिकली, टाउ था हमारा और ये एन था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वाला था, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई आपके। तो अभी और डिस्कस करेंगे हम इनको, लेकिन अभी के लिए जो हमने यहाँ पर बात लिखी है वो सिर्फ इतनी लिखी हुई है कि विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की इन द कंडक्टर गेट इंक्रीज, तो उसकी वजह से कोलिजन क्या होगा उनका, ऑब्वियसली बात है, जल्दी जल्दी होगा। कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीज, क्लियर, ड्यू टू विच रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, जो मैंने अभी रिलैक्सेशन टाइम वाली बात कही थी। देन अकॉर्डिंग टू R इज इक्वल टू ml_ne² a टाउ, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर ये हमारा डिक्रीज हो रहा है तो R क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ये कंडक्टर की बात थी, अभी हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे n की बात क्यों नहीं लिखी हमने, ये समझने की बात थी आपकी, ठीक है ना, कि n का भी कई बच्चे पूछते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। n की वजह से R क्या होगा हमारा, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो फैक्टर लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत कंडक्टर के केस में, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ भी गए तो वो उसके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। क्लियर है इतनी बात, ये वो वाली बात होगी है, पहले ही समुंदर है, उसमें जाके एक लोटा पानी आप डाल दो तो यार कोई फर्क पड़ने वाला है, समुंदर को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो वही बात है कि पहले ही इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है, कुछ निकल के और भी चले गए उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं डालने वाले वो, सही है। चलो अब देखो हम ना इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट का, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का अगर हमारा निकल गया फॉर्मूला तो न्यूमेरिकल्स में हम बात करेंगे कि इस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है और इस टेम्परेचर पे बताओ क्या रेजिस्टेंस होगा,
ठीक है ना। तो मतलब कि टेम्परेचर चेंज की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है रेजिस्टेंस का, तो वो फॉर्मूले में भी हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो देखो वो डेरिवेशन करते हैं हम यहाँ पर। देखो चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? एक तो इनिशियल रेजिस्टेंस आर नोट, मतलब क्या कि जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है पहले, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर है मान लो हमारा, ठीक है, उस पर जो हमने कहा कि ये रेजिस्टेंस है पहले, ठीक है ना, तो ये हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत? अब ये डिपेंड क्यों करता है? चेंज होना है ना, जो चेंज होगा रेजिस्टेंस वो इनिशियल रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो अगर जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस हमारा पहले ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है। क्लियर है? तो यानी कि वो उस वैल्यू पे भी डिपेंड करता है कि उसका अपना रेजिस्टेंस क्या है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब तो जो भी इफेक्ट पड़ेगा उस पर, ठीक है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है पहले, क्या इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ऑब्वियसली बात है, आप टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहे हो उस पर तो फर्क पड़ेगा ही, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कहें हमारा जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, जिसको मैं किससे लिखूंगा? डेल्टा आर से लिखूंगा। वो एक तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे? आर नोट पे है। दूसरा जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, चेंज क्या है? ये डेल्टा, बड़ा चेंज है, ठीक है। डेल्टा आर जो है दूसरा किस पे चेंज हो रहा है हमारा, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा टी पे, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस होता है डेल्टा टी। जैसे ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, ये है चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी, ठीक है, ये क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही है बात आपको या नहीं? बताओ, ठीक है। अब देखो जरा, अब जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को कंबाइन करके लिखें, तो हम डेल्टा आर को हम लिख सकते हैं कंबाइन करके कि ये है आर नोट और डेल्टा टी, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो लगाते हैं हम, ठीक है। वो क्या होगा यहाँ पर? अल्फा होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, डायरेक्टली का भी साइन यही है और अल्फा भी ऐसे ही लिखते हैं हम। तो इसको हटा के इक्वल टू लगाया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अल्फा, या दैट इज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये क्या हो गया हमारा? यहाँ आर नोट है और ये क्या है हमारा? डेल्टा टी है, ठीक है। तो अल्फा क्या है यहाँ? वेयर अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? बताओ, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की? देखो इससे ना क्या होगा ना, अगर हमें पता हो ना अल्फा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या नियरली इक्वल टू 0 है, तो उससे ही हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पर कंडक्टर में क्या होने वाला है, सेमी कंडक्टर में क्या होने वाला है, और एलॉयज में क्या होने वाला है। तो इस वजह से हम यहाँ ये निकाल रहे हैं वैल्यू अल्फा की। देखो यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? देखो ये डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस है अपॉन में, यहाँ से देखो आप जरा, यहाँ से अल्फा तो यहीं रह गया, ये वाली वैल्यू जो है इसके नीचे चल जाएगी। तो ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है जो हमारा, जिसको हमने इनिशियल बोला है, और ये चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक बिल्कुल सिंपल कहानी चल रही है, ठीक है। अब देखो जरा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अगर हम कहें इसमें कि जो हमारा आर है और आर नोट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ इफ आर नोट एंड आर are the resistance at T and T नोट, ये T नोट पहले आएगा, T नोट और ये T, ठीक है ना। R नोट T नोट के लिए और R T टेम्परेचर पर है, ठीक है। इफ R नोट R आर द रेजिस्टेंस एट T नोट T टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ कर लेते हैं इसको, देखो ये चीज़ समझ में आई क्या लिखा मैंने? ये यहाँ पर अगर हम देखें ना कि आर नोट एंड टी नोट, ठीक है ना, ये क्या है हमारा? इनिशियल हो गया, इनिशियल कहानी हो गई। और जब आर आया हमारा किस टेम्परेचर पे? टी टेम्परेचर पे, तो ये क्या है हमारा? फाइनल है। क्लियर है? तो देखो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है ना, अगर ये आपको पता चल गया आर नोट टी नोट टेम्परेचर पर है, क्योंकि आर नोट इनिशियल रेजिस्टेंस और टी नोट भी क्या हो गया? इनिशियल टेम्परेचर। आर क्या है हमारा? फाइनल रेजिस्टेंस यहाँ, और ये टी भी क्या है हमारा? फाइनल टेम्परेचर। क्लियर? तो देखो चेंज इन रेजिस्टेंस जो है उसको मैं लिख सकता हूँ ना, ये हमारा फाइनल है, ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज में लिख सकता हूँ। चेंज क्या होगा? जो फाइनल आया, मान लो फाइनल 5 है और इनिशियल 2 है, तो चेंज कितने का हुआ? 5 माइनस 2। समझ रहे? यानी कि फाइनल में से ही तो देखूंगा मैं कि कितना चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो आर माइनस आर नोट लिखूंगा इधर में, देखो आर माइनस में आर नोट लिखा, डेल्टा आर को यहाँ ये आर नोट ही रहने दिया, और डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? टी माइनस में टी नोट लिख सकता हूँ, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और ये क्या है हमारा? इधर से ये अल्फा है। बताओ कोई दिक्कत? यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो वैल्यू आई है हमारी,
ठीक है ना। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रॉपर अल्फा की वैल्यू आ गई है एक हमारे पास, ठीक है। यहाँ से मैं आर की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। देखो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी ये वाले की, अगर हमें कह दिया जाए कि बताओ आर क्या होगा हमारा इस टेम्परेचर पे, तो आर देखो कितना हो जाएगा यहाँ से, आर इज इक्वल टू में, अगर देखो यहीं से हम कर रहे हैं ना ड्राइव, तो देखो कैसे करेंगे, आर माइनस में आर नोट इज इक्वल टू में अल्फा, और ये वाली वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आर नोट टी माइनस में टी नोट। बताओ कोई दिक्कत इसमें, परेशानी है क्या कोई? सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो यहाँ से अगर आप देखो ये आर एज इट इज़ रहने दो, ये वाला आर नोट इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस में अल्फा आर नोट टी माइनस में टी नोट, ऐसे लिख देंगे। और इसमें अगर हम आर नोट कॉमन ले लें तो ये कितना बचेगा, यहाँ 1 बच गया, प्लस में यहाँ अल्फ़ा और ये टी माइनस में टी नोट बच जाएगा, या नहीं बताओ? यही होगा अगर हम इसे बड़ी ब्रैकेट में ले लें ऐसे। क्लियर? आर नोट यहाँ से कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ बचा 1 लिख दिया, और यहाँ से ये आर नोट तो बाहर चला गया, अल्फ़ा टी माइनस टी नोट ही बचा। क्लियर है? बताओ। तो यहाँ से ये हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अगर इसको हम ऐसे लिख दें 1 प्लस में अल्फ़ा और ये टी माइनस टी को, टी नोट को मैं डेल्टा टी लिख सकता हूँ, तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। बताओ। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रहने चाहिए, अल्फ़ा का टेम्परेचर कोफिशिएंट का, और आर ये हमारा हो गया। क्लियर है? और मतलब कि हमारा ये फाइनल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक। अब देखो ये अल्फ़ा जो है ना, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूँ, फिर मैं लिख दूंगा यहाँ, ठीक है। अगर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, फॉर कंडक्टर याद रखना अल्फ़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैं अभी लिख भी दूंगा अभी, लेकिन यहाँ से समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर ये देखो पॉजिटिव आया है, अगर ये पॉजिटिव आया तो ये सोचो आप कैसे आएगा पॉजिटिव, ये चीज़ वैल्यू क्या होगी इसकी, ज़्यादा होगी, और ये वाली वैल्यू क्या होगी इसकी, कम होगी। देखो सीधी सी बात है, यहाँ अगर ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया तो वैल्यू तो माइनस में आएगी। भाई ये तो पता है ना तुम्हें। ये देखो अगर ये मैंने किया 10 - 5 तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 5 - 10 तो वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी अल्फ़ा की। तो वही चीज़ है, अल्फ़ा क्या होता है कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो हमारा ज़्यादा होगा और इनिशियल वाला कम होगा। तो यानी कि यहाँ रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है। अब बात करते हैं फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर देखो होते क्या हैं, जैसे हम कहते हैं ना कंडक्टर का तो आपको पता ही है, कंडक्टर में क्या होता है आपका, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इंसुलेटर में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये पार्शियली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या करते हैं इसमें, मतलब क्या होता है इसमें, लो टेम्परेचर पे तो ये कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप इसको टेम्परेचर देते हो हाई टेम्परेचर, तो ये एकदम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो ये आगे आप पढ़ोगे, अभी आपका 14 चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर वाला, वहाँ पढ़ोगे। ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस इतनी बात है कि सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं जो पार्शियली कंडक्ट करते हैं। ठीक है। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत कम होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है बात। ठीक है। इसके लिए जो अल्फा होता है ना वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इंसुलेटर्स के लिए भी यही कहानी है, इंसुलेटर्स में भी क्या है हमारा, ये नेगेटिव ही होता है। अब देखो अगर ये नेगेटिव है ना, तो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि अल्फा की बात कर रहे हैं ना हम, अल्फा नेगेटिव आएगा अगर कुछ, तो ये वाला जो आर है हमारा ये क्या होगा, कम होगा। ये होगा 5 होगा मान लो, और ये 10 होगा, तभी तो माइनस का 5 वैल्यू आएगा। तो मतलब कहने का क्या है कि जो इसमें फाइनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होता है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इनिशियल तो जो है ही है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। क्या करता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सेमीकंडक्टर्स की या इंसुलेटर्स की, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तभी तो हम कुछ इंसुलेटर्स की अगर कहानी देखते हैं तो हम कहते क्या बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, तो वहाँ रेजिस्टेंस क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, तो वो भी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। क्लियर है इतनी बात? बताओ ये चीज़ समझ में आ रही है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की कहानी। वैसे तो इंसुलेटर के बहुत हाई रेजिस्टेंस होते हैं ना, पता है, तभी तो कंडक्ट नहीं करते वो। ठीक है। लेकिन अगर क्या हो वहाँ पर, बताओ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो वहाँ भी क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। क्लियर है इतनी बात? बताओ ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे ही हम एलॉयज़ की बात करते हैं। एलॉयज़ की, एलॉयज़ में क्या होता है, ये अल्फा जो होता है नियरली 0 के इक्वल होता है। नियरली 0 कब हो सकता है ये, जब ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यानी कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे भी तो ये रेजिस्टेंस जो है वो इतना बढ़ता नहीं। मान लो इनिशियल जो है हमारा 10 है और टेम्परेचर बढ़ाया हमने तो भी रेजिस्टेंस कितना है, 10 है। तो नियरली इक्वल जो होता है हमारा ये इस तरीके से 0 के इक्वल हम ले लेते हैं अल्फा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई अफेक्ट नहीं करता, अनअफेक्टेड रहता है रेजिस्टेंस, अनअफेक्टेड। ठीक है ना।
रेजिस्टेंस अनअफेक्टेड होता है। क्लियर है? इतनी बात बताओ, इसमें समझ में आई? तो ये चीज़ मैं अब यहाँ आगे लिख देता हूँ, ठीक है? इतना आप ये नोट कर लो, ये जो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और एलॉयज के बारे में ना, ये मैं आपको अभी लिख भी देता हूँ यहाँ पर कैसे लिखना है। पहले ये नोट कर लो आप जरा अच्छे से, ठीक है? करो जल्दी से, इसको नोट करो। हाँ जी, देखिए अब जो मैंने आपको बताया था अभी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और एलॉयज के बारे में, ठीक है? तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। कंडक्टर के लिए अल्फ़ा क्या होता है? पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि आपको अल्फ़ा का जो था फॉर्मूला पता था। क्या था हमारे पास? r माइनस में r0 अपॉन में r0 t माइनस में t0, ये था, ठीक है? तो अगर ये आपको पता है फॉर्मूला, तो इसमें अल्फ़ा पॉजिटिव कब आएगा? जब ये बड़ी होगी वैल्यू, है ना? यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और ये कम होगा उससे, तो यानी कि इंक्रीज हुआ है विद इन टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, ठीक है? तो अल्फ़ा क्या है हमारा? पॉजिटिव आता है। ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है? और जैसे कंडक्टर्स में तो आपको पता है ये मेटल्स हो गए, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल यहाँ पर आप लिख सकते हो सिल्वर, ठीक है? और कॉपर लिख सकते हो, ठीक है? ये सब लिख सकते हो, ठीक? अफेक्ट ऑन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए बताया था मैंने, अल्फा क्या होता है हमारा? नेगेटिव होता है, और यानी कि इसमें का मतलब क्या था? रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी मैंने आपको बात कही थी, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? डिक्रीज करेगी, और ये वाला तो पहले से ज़्यादा ही है। अगर ये डिक्रीज है मतलब ये 5 है वैल्यू और ये 10 है, मान लो इस तरीके से, तो माइनस में आएगा ना अल्फा, तो इसका मतलब ये वैल्यू कमी है, यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? फॉर एलॉयज, एलॉयज के बारे में जैसे बात की, या यहाँ पर देखो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो एग्जांपल क्या है इसमें? हमारे पास सिलिकॉन है, ठीक है? और जर्मेनियम हो गया, ठीक? और अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, ठीक? तो इंसुलेटर्स में जैसे आप ग्लास का एग्जांपल ले लो, ठीक? तो कुछ इंसुलेटर्स क्या करते हैं हमारे, क्या करते हैं? इनमें भी हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है? डिक्रीज कर जाता है, समझ रहे हो? कुछ और इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है मतलब कि कुछ कंडक्ट करेंगे वो, ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है विद इन हाई टेम्परेचर। और सेमीकंडक्टर भी जो होता है ना, लो टेम्परेचर पे तो कुछ भी कंडक्ट नहीं करते, तो वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेंगे। हाई टेम्परेचर जैसे मिलेगा उनको तो वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना? तो यानी कि वो हाई टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं, यानी कंडक्टर बन जाते हैं, और लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर बन जाते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है? नहीं तो इंसुलेटर की तो कहानी आपको बताई मैंने ग्लास के लिए, ठीक है? या आगे और बड़ी क्लास में जाओगे आप तो ज़्यादा क्लियर होंगी बातें, लेकिन अभी के लिए इतनी बात समझो, जैसे ग्लास है, हाई टेम्परेचर पे कर दें, कहीं वायर के बीच में कहीं लगा दें उसको, ठीक है? तो वो क्या करता है? फ्लो कर जाता है वहाँ करंट, ठीक है ना? हाई टेम्परेचर की केस में, ठीक? उसके बाद एलॉयज़ की बात करें, हमें एलॉयज़ में हमें बताया क्या आपको कि नियरली जीरो होता है, तो नियरली अनअफेक्टेड रहता है ये, ठीक है ना? तो देयरफॉर रेजिस्टेंस जो रहेगा हमारा वो भी अनअफेक्टेड रहता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज ये क्या है? जीरो है। अल्फा जीरो है तो मतलब ये वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर? सेम है, ठीक है ना? मान लो इनिशियल हमारा 10 था तो फाइनल भी 10 ही रहा, तभी तो जीरो आएगा ये। क्लियर है? इतनी बात समझ पा रहे हो आप बात को, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं बात को। तो एलॉयज़ के बारे में अगर हम दें एग्जाम्पल इसमें, तो क्या हो सकते हैं आपके पास बताओ? जैसे कॉन्स्टेंटन होता है आपके पास, और क्या होता है? मैग्नीन होता है, ठीक है? तो और एक यूरेका भी होता है ऐसा ही, ठीक है? तो ये एलॉयज़ के बारे में हमने बता दिया आपको कि अनअफेक्टेड रहते हैं। क्लियर है? अब अगर हम इनमें दूसरे तरीके से समझना चाहें इसकी कहानी, कंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर की, एलॉयज़ की, उसको देखो जरा। वो फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास? R इक्वल टू में ml_ne²a⁻, और रो का भी फॉर्मूला होता है, यही रो की भी कहानी यही चलेगी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की सेम ही है बात, ठीक है ना? तो रो के लिए क्या होता है हमारा? एल और ए नहीं रहता सिर्फ, क्योंकि यहाँ रो आर की वैल्यू क्या पुट करोगे? रो एल ए, एल से ए कट जाएगा, एल और ए कट जाएगा ना इधर, आर की वैल्यू रो एल ए पुट करूँगा तो ये एल ए यहाँ कट जाएगा इससे, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ क्या बचता है हमारा? mne²τ। तो देखो जो मैं आपको बात बोल रहा था कि लेंथ और एरिया की कहानी को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम एक्चुअल में क्या देखते हैं? रेजिस्टिविटी देखते हैं। जैसे हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, एक्चुअल में हम रेजिस्टिविटी देखते हैं, फिर हम इस पे आते हैं, तो वो वहीं पर ही सारे फैक्टर्स जो होते हैं कंसीडर कर लिए जाते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है? तो उसमें मत घबराना कि क्या चीज़ है, लेकिन जो बेसिकली हमें जो डिस्कशन करनी थी ना वो इसी की करनी थी, यहाँ टाओ की और ये एन की। अब देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कंडक्टर्स के बारे में आपको बताया था एन और टाओ की कहानी, ठीक है ना? कि मान लो हमारा क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, ठीक है ना? तो ये टाओ क्या हो रहा है हमारा? ये डिक्रीज कर रहा है। टाओ डिक्रीज कर रहा है तो आर क्या कर रहा है हमारा? यहाँ इंक्रीज कर रहा है। किसमें? कंडक्टर के केस की अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, जो मैंने अभी बताई भी थी आपको, दोबारा बता देता हूँ कि अगर हम एन का फैक्टर देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो ये एन क्या होता है? बढ़ता है। एन क्या होता है यहाँ पर? बढ़ता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि आयोनाइजेशन हो जाती है वहाँ पर, तो वो फ्री हो जाते हैं कुछ और भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है? तो एन इंक्रीज हुआ,
लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, n इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन हमने तो इंक्रीज वाला ही लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि इसमें पहले ही 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, इतने ज़्यादा, तो कुछ थोड़े बहुत निकल भी जाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं करने वाले वो इसके रेजिस्टेंस पे। समझ रहे हो बात को? तो यानी कि इसमें ये वाला फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट रखता है, इसीलिए ये आर क्या करता है, यहाँ इंक्रीज करता है। क्लियर हुई बात? बताओ। ऐसे ही अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखो क्या होता है हमारे पास। पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो तभी तो हमने कहा कि हाई टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। समझ रहे हो? हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इनका डिक्रीज हो जाता है और क्या करते हैं, ये कंडक्ट करने लग जाते हैं। रेजिस्टेंस डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कंडक्शन करना, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा यहाँ पर बताओ, ये वाला टाउ क्या हो रहा है, ये वाला टाउ कम हो रहा है, चाहे इसको देख लो आर को चाहे रो को देख लो, टाउ क्या हो रहा है इसमें कम होगा, बिकॉज कोलिजन जल्दी जल्दी होगा। तो यानी कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन से जब टकरा रहा है, ठीक है। तो वो ऑब्वियस ही बात है, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो टाउ क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। ये टाउ डिक्रीज हो रहा है अगर, तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टिविटी की बात कर ले या रेजिस्टेंस की बात कर ले, रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, जैसे इसमें हो रहा था। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ ये फैक्टर इंपॉर्टेंस नहीं रखता इतनी। कौन सा फैक्टर रखता है इंपॉर्टेंस, जब हमने कहा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ऑब्वियस सी बात है एन बढ़ेगा, आयोनाइजेशन होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो एन बढ़ता है, या यहाँ कह लो एन बढ़ता है, तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, वहाँ पर तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया था, इसको ओके किया था, यहाँ पर हम इसको निगलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इतने, तो जब इसको टेम्परेचर मिलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा इसमें आपका, ये जो हमारा एन जो था बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करता है इसमें, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। ये देखो ना, एन बढ़ गया अगर तो रेजिस्टेंस के क्या इन्वर्सली है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा इसमें, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ज़्यादा आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, यानी कि एन ज़्यादा हो गया। अब एन ज़्यादा हो गया और ये इंपॉर्टेंस भी रख रहा है क्योंकि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स थे नहीं, जैसे कि कंडक्टर में थे पहले बहुत ही ज़्यादा थे, तो इसमें बढ़ भी गए थे तो कोई फ़ायदा नहीं था। जैसे हमने कहा समुद्र में 1 लोटा पानी और डाल दिया आपने, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, इसके पास तो है ही 1 लोटा पहले से, ठीक है ना, तो इसको थोड़े से और मिलेंगे तो इसके लिए तो बहुत बेनिफिट रहेगा। तो ये क्या करता है, ये फैक्टर यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस वजह से यहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है। और हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो ये कंडक्ट कर रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात इतनी? बताओ। और इस चीज़ से देखो ना, यहाँ से हम अल्फा भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे वहाँ तो हम खुद से ही ले रहे थे अल्फा पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ से देखो आप, अगर हमने कहा कंडक्टर में क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, ये हमें पता चल गया, ये फैक्टर है इसके अंदर। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला आर है ना, फाइनल आर। अगर मैं इसको फाइनल आर ऐसे एफ लिख दूँ तो ये फाइनल आर है ना, ये बढ़ रहा है अगर, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला तो कम ही है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। और इस केस में क्या कह रहे हैं हम, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है जो फाइनल है हमारा, तो ये रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो कम में से ज़्यादा वाला माइनस होगा तो ये नेगेटिव आएगा। तो अल्फा इसके केस में नेगेटिव आ रहा है, यहाँ अल्फा नेगेटिव आ रहा है, यहाँ अल्फा पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ रहे हो? अब एलॉयज़ की हम बात करें, एलॉयज़ में हमने क्या कहा कि इसके अंदर भी क्या होता है, एलॉयज़ के अंदर हमने कहा ये अनअफेक्टेड रहता है एलॉयज़, ठीक है। तो अगर हम एलॉयज़ की बात कर रहे हैं कि अनअफेक्टेड रहेगा, तो इसमें देखो क्या कहानी बनी होगी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो टाओ इसमें क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज़ हो रहा है। टाओ डिक्रीज़ हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा हमारा, इंक्रीज़ करेगा। और अगर हम कहानी एन वाली लें तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज़, एन भी क्या हो रहा है इसके अंदर हमारा, इंक्रीज़, और आर क्या हो रहा है हमारा इसके अंदर, डिक्रीज़। तो यानी कि जितना ये फैक्टर यहाँ रोल प्ले कर रहा है उतना ही ये भी प्ले कर रहा है। मान लो इसने बढ़ाया होगा रेजिस्टेंस, इतने इसने क्या किया, उसको घटा दिया। तो ये क्या कह रहा है, इसमें क्या हुआ, बैलेंस कर लिया उसने, तो इसलिए इसे अनफेक्ट रहा। तो यानी कि इसमें फाइनल जो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेट हमारा इनिशियल के इक्वल ही रहेगा। तो ये बराबर हो जाते हैं, तो अल्फा क्या हो जाता है हमारा इस केस में, 0 हो जाता है एलॉयज़ के केस में। इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो यानी कि हमें ये चीज़ यहाँ से पता चल रही है, ठीक, कि ये क्या कर रहे हैं, आपस में कंपनसेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हम यूज़ कहाँ करेंगे ऐसा, देख मान लो जैसे आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप चाहते हो कि रेजिस्टेंस हमारा चेंज ना हो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज भी कर रहा है तो रेजिस्टेंस चेंज ना हो, बिकॉज अगर रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा तो आपकी तो रीडिंग्स ही गड़बड़ आती रहेंगी, है ना। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें टेम्परेचर भी आपका वेरिएशन ले रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि आपका रेजिस्टेंस ना चेंज हो, तो फिर वो एलॉयज़ यूज होंगे वहाँ पर, समझ रहे हो, क्योंकि ये तो अनअफेक्टेड ही है।
क्लियर है? तो यही चीज़ लिखी हुई है, फॉर दिस अल्फा इज नियरली जीरो देयरफॉर इट्स रेजिस्टेंस अनअफेक्टेड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एग्जांपल हो गया हमारा कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन। बताओ समझ में आया? अब इनके ना मैं ग्राफ बना देता हूँ एक बार आपको, ठीक है? ये कहानी सिर्फ आपके समझने की थी, वैसी समझ रहे हो? किस तरीके से भी आप सोच सकते हो कि अल्फा क्या है हमारा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे है, ठीक है? देखो अब जैसे हम कंडक्टर के लिए ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है? देखो ये लिखते हैं हम फॉर कंडक्टर, ठीक है? किसके बीच में होगा ये? टेम्परेचर जो कि है हमारा केल्विन में, और ये है रेजिस्टेंस। क्लियर? और यहाँ बना लेते हैं हम सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर वाला, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर सेमी कंडक्टर्स, ठीक है? ये भी हमारा टेम्परेचर इन केल्विन है और ये रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है? क्लियर है? और एक हम किसके लिए बना देते हैं यहाँ? एलओएस के लिए बना देते हैं, ठीक है? ये रहा रेजिस्टेंस और ये रहा हमारा टेम्परेचर केल्विन में, और ये किसके लिए है? फॉर एलओएस। दिख भी रहा है? ये नीचे नहीं दिख रहा है तो ये देखो, ये कंडक्टर के लिए है, ये वाला हमने सेमीकंडक्टर के लिए, और ये एलओएस के लिए बना रहे हैं। देखो कंडक्टर के केस में क्या था? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, शुरू में कम बढ़ता है, फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है इस तरीके से, ठीक है? आ रही है बात समझ में या नहीं बताओ? इस तरीके से, क्लियर? तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये देखो इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऊपर रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं? कोई परेशानी इसमें? उसके बाद देखो सेमीकंडक्टर के लिए हम बात करें, सेमीकंडक्टर में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो देखो रेजिस्टेंस डिक्रीज कैसे करेगा? उसके लिए ग्राफ ऐसा बन जाएगा। देखो टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस देख लो नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ देखो कितना बढ़ गया और यहाँ रेजिस्टेंस कितना कम हो गया, ठीक है? आ रही होगी बात समझ में? ग्राफ देखने तो बड़ी इजी है आपके लिए। देखो ना, यहाँ टेम्परेचर देखो कितना बढ़ रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, यहाँ टेम्परेचर देखो बढ़ गया, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो इस केस में रेजिस्टेंस ये है, टेम्परेचर ये है, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो देखो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। देखो पहले यहाँ था रेजिस्टेंस, अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर ये हो गया और रेजिस्टेंस देख लो कहाँ गया, क्योंकि ऐसे वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना इसकी, तो यहाँ से ऐसे देखो नीचे की तरफ आ रहा था, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। बात करते हैं एलओएस में, तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा था नियरली इक्वल टू जीरो होता है, प्रॉपर भी जीरो नहीं होता, नियरली इक्वल टू जीरो होता है। तो हल्का बहुत इसमें रहेगी वेरिएशन, लेकिन वो इतनी नहीं होती। ऐसे ग्राफ बन जाएगा इसका हल्का सा ऊपर, ठीक है ना? नियरली इक्वल टू जीरो की वजह से ही हमने इसको थोड़ा सा ऐसे बनाया, ठीक है? थोड़ा कि अगर होगा भी चेंज इसमें तो थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, समझ रहे हो? इस तरीके से, ठीक? थोड़ा बहुत ही, स्ट्रेट नहीं बनाया हमने, ठीक? क्लियर? तो ये एलओएस के लिए था, तो अगर हुआ भी चेंज तो बहुत ही थोड़ा सा होता है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया होगा आपके पूरा टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब इनमें जो हमने ये फॉर्मूले किए थे अल्फा का, और यहाँ से हमने आर का भी एक फॉर्मूला निकाला था इसी फॉर्मूले से, तो उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहले इसको नोट करो, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं कुछ। हाँ जी, देखिए अब न्यूमेरिकल करते हैं हम इसके ऊपर। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में, कहता है एन एलिमेंट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम एट 25 डिग्री सी। क्लियर? कैलकुलेट द टेम्परेचर व्हेन इट्स रेजिस्टेंस बिकम 410 ओम। आपको टेम्परेचर बताना है जब वो रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारा 410 ओम का आ गया। तो देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे सिंपल तरीके से। देखो सॉल्यूशन 1 के लिए पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है वो R0 कितना दिया हुआ है? 400 ओम दिया हुआ है, और जो टेम्परेचर है इनिशियल वो कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री सी। जो फाइनल रेजिस्टेंस है हमारा वो है R, वो हमारा कितना है? 410 ओम। याद हो आपको जब हमने ये फॉर्मूले किए थे तो मैंने आपको बताया था R0 क्या इनिशियल रेजिस्टेंस, R क्या है हमारा फाइनल रेजिस्टेंस, और T क्या है हमारा फाइनल टेम्परेचर, और T0 क्या है हमारा इनिशियल टेम्परेचर। तो ये इनिशियल टेम्परेचर इस R0 के लिए है, और ये T कौन सा टेम्परेचर है? फाइनल रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है? तो हमें यहाँ पर ये T निकालना है, जिसमें आपको अल्फा जो है वो गिवन दिया हुआ है कितना? 1.4 इंटू में 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस क्यों है इसका यूनिट अल्फा का? वैसे तो ये कॉन्स्टेंट है, लेकिन इसका कैसे हुआ? देखो ऊपर रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस माइनस हो रहा है, तो यानी कि ओम में होगा, ठीक? और नीचे भी रेजिस्टेंस है तो ओम में होगा। ये ओम माइनस ओम जीरो नहीं कर देना, यूनिट की बात कर रहे हैं ना हम, इसमें से कुछ माइनस करके कुछ आएगा, वो रेजिस्टेंस ही होगा, वो क्या है? ओम में होगा, ओम लिख दिया। इसका भी ओम होगा, और ये टेम्परेचर में से कुछ टेम्परेचर माइनस करके जो आएगा वो भी टेम्परेचर ही होगा, तो वो क्या होगा हमारा? डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये इससे कट गया, तो ये डिग्री सेल्सियस जो ऊपर जाएगा तो ये
-1 आ गया। तो पर डिग्री सेल्सियस ऐसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, कोई पूछ ले आपसे तो, ठीक। अब देखो हमें ये टी निकालना है, तो हम टी किस तरीके से निकाल लें। देखो यहाँ से भी टी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। अगर मैं डेल्टा टी की वैल्यू टी माइनस टी नॉट कर दूँ तो यहाँ से भी निकल जाएगा। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ, जो सा आपको सही लगेगा वो आप कर लेना, क्लियर। तो देखो जरा, देखो सबसे पहले हम अल्फा इज इक्वल टू में आर माइनस आर नोट अपॉन में वो फॉर्मूला रखते हैं आर नोट टी माइनस में टी नोट। अल्फा की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास 1.4 इंटू में 10 की पावर -4। आर कितना है हमारा 410 है और आर नोट है हमारा 400। आर नोट है हमारा 400, ठीक है। और टी माइनस टी नोट, ठीक। टी नोट कितना है हमारा इनिशियल वाला बताओ 25 है, तो मैंने यहाँ 25 लिख दिया, ठीक। अब देखो इसको इजी करने के लिए हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इसमें ये जो नंबर है ना आपका, ये इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। तो देखो जरा t माइनस में 25 इधर आ गया और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो 410 में से 410 आएगा, ठीक है। और 400 ही, और ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई नीचे। तो ये 1.4 इंटू में 10 की पावर -4, ठीक। और ये 1.4 था, पॉइंट हटाया तो 10 नीचे लगेगा, वो 10 ऊपर चला गया, समझ गए होंगे। ये 0 से ये 0 गई, ठीक। अब यहाँ पर देख लो आपके सामने क्या आएगा, देखो यहाँ से ये 10 की पावर -4 ऊपर जाके क्या बन गया 10 की पावर +4, और नीचे ये 14 4 का कितना होता है हमारे पास 56 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो सिंपल कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, इसको डिवाइड कर दो। ये 10,000 है ना 10 की पावर 4 और ये 56 है। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम, 2 5 और 2 2 4 एंड 2 8 16, फिर 2 2 4 2 5 10 और ये 2 1 2 4 फिर 2 1 2 2 2 5 ये आ रहा है, और 2 7 1250 को डिवाइड करो आप 7 से। तो देखो 1250 को 7 से करो, 7 1 7, ठीक है। और कितना आएगा यहाँ से हमारे पास ये 5 और ये 5, तो फिर 7 6 7 7 49 और ये 6 बचा और ये वाला 0 आ गया। 7 8 56, क्लियर। और कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 4 आया, तो ये 0 लगाऊंगा तो पॉइंट आएगा। 7 5 35, फिर 5 0 7 7 49। तो ये इतना बहुत है। क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, इसको सोल्व करने के बाद देखो यहीं पर ही कर दूँ इसको, चलो यहीं करता हूँ। देखो कितना आ रहा है इसको, 1250 को 7 से डिवाइड किया हमने, कितना आ गया ये 178.57, ठीक है। और ये 25 है, t माइनस 25 है ना, ये इधर जाके प्लस का 25 हो गया, ठीक। इसको मैं राउंड ऑफ कर दूँ 178 पॉइंट, देखो ये 7 5 से बड़ा, पिछली एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो 6 कर दिया हमने ये, ठीक। और ये प्लस में 25, तो 25 ऐड करो 178 में, 178 में 25 ऐड करो, या 0.6 भी है तो 8 और 5 कितना होता है हमारे पास 13, 7 8 9 और ये 10, 203 कितना आ रहा है हमारे पास 203.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये इतना होगा, 410 ओम होगा। बताओ आई बात समझ में, ठीक है। ये तो इससे था। अब अगर हमें ये इस वाले से करना हो, इस वाले फॉर्मूले से करना हो, तो हम कैसे करेंगे। देखो इसको दोनों से आने चाहिए आपको, कई बच्चों को लगता है कि इस वाले से क्यों नहीं किया। देखो r इज इक्वल टू में r नॉट 1 प्लस में अल्फ़ा और ये डेल्टा t। देखो r की वैल्यू कितनी है 410 और r नॉट की कितनी है 400। 1 प्लस में इसको हम ऐसे ही रखते हैं अभी अल्फ़ा, और ये कितना हो गया हमारे पास डेल्टा t, ठीक है। अभी ऐसे ही रख रहा हूँ इसको। देखो 410 में नीचे ये 400 आ गया, इधर बचा 1 प्लस में अल्फ़ा डेल्टा t। अब ये कितना आ गया 41/40 और ये 1 इधर जाके माइनस का हो गया अल्फ़ा ये डेल्टा t। तो यहाँ पर देखो एलसीएम आ गया 40, ये 41 आया, यहाँ से ये 40 आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू रख दो। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.4 इंटू में 10 की पावर -4, और डेल्टा t की वैल्यू कितनी है t माइनस टी नोट होता है ना, तो t माइनस टी नोट की वैल्यू 25 है। तो देखो यहाँ से 1/40 और ये वाला 1.4 यहाँ आ गया, और ये 10 की पावर -4 यहाँ आ गया, ठीक है। t माइनस 25, देखो वही चीज़ बन गई यहाँ पर भी। अगर आप देखोगे ना, देखो कैसे, यहाँ से देखो ये 10 की पावर -4 ऊपर जाके कितना बन जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है। और ये 40 है, और ये 1.4 का पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा जो नीचे आना था, ये 10 से ये गया, ठीक है। तो देखो और यहाँ पर ये 4 बच गया था, तो 10 की पावर 4 मतलब 10,000,
और 14 4 का वही 56, ठीक है। तो वही सब आ रहा है, देख लो, t माइनस में 25, इसको सोल्व किया था हमने, ये देखो 10,000/56 को ये सब आया, इसको डिवाइड करके ये आया हमारे पास 178.57, इसको हमने 6 कर दिया था, और ये प्लस का 25 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से भी जो वैल्यू है आपकी देख लो वही आ गई 203.6 डिग्री C। तो दोनों से आ जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले से तो यही फॉर्मूला बना है ना, तो आ सकता है दोनों से, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आया समझ में? अब देखो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ठीक। इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी हमें क्या करना है, टेम्परेचर निकालना, बिल्कुल सेम ही है। NCERT एक्सरसाइज का ये 3.5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो नहीं होगा तो मेरे को तो करवाने ही है आपको सारे ये क्वेश्चन NCERT वाले, तब वहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन ट्राई करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि क्या है आपका, ठीक है। करो इसको नोट, फिर मैं जरा ये क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ आपको। करो जल्दी से, क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको नोट कर लो। हाँ जी, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहता है, कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर इज 5 ओम एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट क्या होता है बताओ? आइस कितने टेम्परेचर पे होती है हमारी? 0 डिग्री पे, तो आइस पॉइंट 0 डिग्री हो गया, ठीक है। एंड 5.5 ओम एट स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट क्या होगा? स्टीम कितने डिग्री पे होती है? 100 डिग्री पे होती है ना। भाप कितनी डिग्री पे बनती है? उबलता कब है पानी? 100 डिग्री पे, है ना, तो स्टीम बनती है ना वहाँ पर। तो 100 डिग्री हो गया स्टीम पॉइंट। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5.8 ओम। देखो यहाँ पर अब 3 दे दिए उसने, पहले तो हमने 2-2 की बात करता था कि ये टेम्परेचर है, इस पे ये रेजिस्टेंस है, तो इतने रेजिस्टेंस पे बताओ क्या टेम्परेचर होगा, ऐसा कुछ बताता था, है ना। यहाँ पर तो 2 कहानियाँ दे दी उसने, मतलब क्या, इनिशियल की अगर हम बात करें इसमें आपकी, तो उसने R0 जो दिया हमें 5 ओम दिया, उसके लिए जो T0 है वो कितना है हमारा, आइस पॉइंट है, यानी कि 0 डिग्री है, ठीक है। फिर वो बता रहा है कि जो हमारा मान लो ओरिजिनल, या क्या बोलते हैं हम इसको, फाइनल जो है हमारा, ओरिजिनल तो ये फाइनल ये वाला आया, अगर हम 2 को कंसीडर कर रहे हैं अभी, ठीक है। R हमारा ये रहा, ठीक, कितना 5.5 ओम, और कितने टेम्परेचर पे है वो मान लो उसने कहा स्टीम पॉइंट, तो 100 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस पे है, ठीक। अब इसमें अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं ये वाली कंडीशन लूँ कि ये वाला हमारा R हो जाए कितना 5.8, और टेम्परेचर T हमें निकालना है, तो उसके लिए अल्फ़ा भी तो चाहिए कि नहीं। अल्फ़ा तो इसने बताया नहीं है, तो इसने यही कहानी दे दी कि ये जो दी है उसने कंडीशन, ये वाली 2 कंडीशन दी हैं, यहाँ से मैं अल्फ़ा निकाल लूँ पहले, फिर वो जो अल्फ़ा आ जाएगा फिर उसके इसके लिए मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। फिर मैं क्या लूँगा, देखो इसमें जो R हो जाएगा हमारा वो 5.8 ओम होगा, ठीक है, और T हमें निकालना होगा। तो अब आप कहोगे इसके कंपैरिजन में फिर हम कौन सा लेंगे, इनिशियल वाला, तो आपकी इच्छा होगी ये वाला लेना होगा इनिशियल, ये ले लेना, ये इनिशियल लेना होगा, ये ले लेना, जब इसके साथ आप ये वाला T निकाल लोगे। लेकिन अभी अल्फ़ा की ज़रूरत है, तो यहाँ इन दोनों से अल्फ़ा निकाल लेंगे, अल्फ़ा कॉन्स्टेंट होता है तो वो मैं यहाँ भी यूज़ कर लूँगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो यहाँ से हम अल्फ़ा निकालते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है R माइनस R0 अपॉन में R0 T माइनस में T0। तो सिंपल है, देखो R की वैल्यू कितनी है हमारी 5.5 है, R0 है हमारा 5, R0 है हमारा 5, और T है हमारा कितना 100, और ये 0 हो गया। तो देखो ये कितना आ गया यहाँ से 0.5, और यहाँ ये बचा 5, और ये क्या है 100 है। तो यहाँ से देखो 5 अपॉन में 5, और ये पॉइंट हटाया तो मैंने 10 लगा दिया, और ये रहा 100, ठीक। तो ये इससे कट गया, तो ये 1 अपॉन में 1000 आ रहा है, यानी कि ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। देखो कैसे, 1 अपॉन में 10 की पावर 3 बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। यही होता है अल्फ़ा का यूनिट, इस वजह से ऐसे निकाल दिया हमने। अल्फ़ा ये निकल गया। अब अगर अल्फ़ा आ गया हमारे पास, तो ये वाली कहानी है अब हमारी, जिसमें हमें T निकालना है। तो इस केस के लिए मैंने आपको बोला कि इनिशियल चाहे इसको मान लो, इसको मान लो, तो मैं इसी को ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी ले सकते हो, आंसर आएगा। लेकिन ये थोड़ा ईजी लग रहा है करने में, तो ये वाला ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो R0 है हमारा वो है 5 ओम हम लेके चल रहे हैं, और जो T0 है हमारा वो 0 डिग्री है, ठीक। तो हम यहाँ से T निकाल लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं इसमें, ठीक है। ये भी ले सकते हो, लेकिन ये ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो R इज इक्वल टू में R0 1 प्लस में अल्फ़ा डेल्टा T। तो देखो R कितना है हमारा 5.8 हो गया, और R0 है हमारा 5, ये हो गया 1 प्लस में अल्फ़ा कितना आया है हमारा 10 की पावर -3, और ये डेल्टा T एज इट इज़ रखते हैं। देखो अब ये हम रख लेते हैं यहाँ 5.8 अपॉन में 5 आ गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 10 आएगा, तो ये 58 अपॉन में 50 आ गया। समझ रहे हो ना? बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना, ठीक है। फिर 5.8 का पॉइंट हटाया तो ये नीचे 10 आ गया, तो ये 50 हो गया हमारा, ठीक है।
अब यहाँ क्या बचा इधर 1 प्लस में 10 की पावर -3 और ये डेल्टा टी बचा। तो देखो इसमें भी हम इजी कर सकते हैं क्या, इसको चलो ऐसे ही करते हैं, 58 अपॉन में ये 50 है, ये 1 इधर जाके -1 बन गया, ये 10 की पावर -3 और ये डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, टी माइनस टी नोट। तो टी हमें निकालना और टी नोट इसमें कितना लिया है हमने, 0 लिया है, ठीक है। तो ये तो यही बन गया हमारा। तो इसमें देखो 50 एलसीएम लिया आपने, तो यहाँ 58 आएगा, यहाँ 1 से डिवाइड होगा 50, 50 × 1 50, और ये 10 की पावर -3 टी आ गया यहाँ से। तो देखो ज़रा ये कितना बनेगा, 8 अपॉन में 50 और ये 10 की पावर -3 भी यहाँ ऐसे चला जाएगा, समझ रहे हो, ये टी बचा हमारा। अब देखो ज़रा कैसे करेंगे हम इसमें, देखो ये 8 है, इंटू में ये 10 की पावर 3 हो जाएगा ऊपर जाके, तो यानी कि 1000 बन गया, और ये नीचे क्या है हमारा 50 है, इसको इससे मतलब ये 0 से 0 कट गई, कितना बन रहा है ये हमारे पास यहाँ पर, ये देखो 5 2 और कितना आ रहा है ये 20 × 8 160 डिग्री सेल्सियस जो है टी बन रहा है हमारा। और ये बात समझ में दिखाई दे रहा है, ये इतना 160 डिग्री सेल्सियस आया है हमारा टेम्परेचर, जिस पर रेजिस्टेंस कितना आया है 5.8 ओम का। तो ये बिल्कुल सिंपल सी थी कहानी, ठीक है, लेकिन एक बार आपने कर लिया तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अचानक से क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको थोड़ा लगेगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो अब आपका ये टाइप हो गया, तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, क्लियर है, बताओ। तो इसको करो नोट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना कलर कोडिंग का। तो ये सिलेबस में तो नहीं है आपके, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि मैं आपको करवा दूँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो कर लो, कहीं ना कहीं तो काम आपके आएगा ही है, ठीक है। तो इसको कर लो पहले नोट, जल्दी से करो इसको नोट। हाँ जी, देखिए अब हम बात करते हैं कलर कोडिंग की। देखो कलर कोडिंग करनी है हमें कार्बन रजिस्टर की। देखो कलर कोडिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो जैसे हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें चाहिए, तो हम क्या कहते थे कि R = में ρl/a, तो यानी कि लेंथ बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता था। तो हम अब इतनी वायर तो नहीं लगा सकते, मान लो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हम तो बहुत लंबी लंबी तारें लगा दें वहाँ पर, है ना। तो उस चीज़ के लिए क्या है, एक छोटा सा रजिस्टर आया कि हमने इस ऐसे मटेरियल से उसे बनाया है जिसको हमने बोला कार्बन रजिस्टर, जिसमें क्या हो रहा है वो छोटा सा लेकिन काम बड़ा कर रहा है, बहुत बड़ा बड़े रेजिस्टेंस उसमें दे रहा है, ठीक है। अब कलर कोडिंग दी हुई है उसमें, और हमें पता करना है कि वो कितने मैग्नीट्यूड का, यानी कि कितना ओम का रेजिस्टेंस है वो, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए पूरा सिस्टम दिया हुआ है कलर कोडिंग का। आप कहोगे उस पर लिख ही देते, अब वो है ही इतना छोटा कि उस पर लिखा नहीं जा सकता, तो इस वजह से क्या है उस पर कलर रिंग्स बना दी गई हैं, ठीक है। तो वो 4 रिंग्स होती हैं उसके ऊपर, देखो इस तरीके से होता है, जैसे हमने कहा ये रजिस्टर है, ठीक इस तरीके से। इसमें क्या हो रहा है ना, रिंग्स बनी हुई है, जैसे ये एक रिंग ये है, 2 रिंग ये है, 3 रिंग ये है, और ऐसे एक चौथी रिंग ये है, ठीक है। अब ये रिंग्स जो है ना कलर्ड होती हैं, इन कलर्स के हिसाब से ही हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। अभी ये होता इतना छोटा है कि इस पर लिख नहीं सकते इसका मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो, इसलिए उसका पूरा सिस्टम बनाया हुआ है हमने, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, बताओ, ठीक है। तो जैसे ये हमने कहा कि मान लीजिए ये है रेड का, ठीक है, ये है ब्लू कलर की रिंग, ठीक है, और ये है हमारे पास ब्राउन, ठीक, और ये वाली मान लो सिल्वर है, ठीक। अब देखो इस चीज़ को समझो, पहली जो 2 रिंग्स होती है ना ये बताती है मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे मान लो कुछ भी मैग्नीट्यूड हुआ, जैसे मान लो 26 आ गया, ठीक है। थर्ड रिंग, अब ये 2 और 6 कैसे आया ये भी बताऊंगा, अभी ये मैंने वैसे ही लिख दिया जनरल, ठीक। ब्राउन है, जैसे यहाँ पर ये थर्ड रिंग है, मतलब थर्ड रिंग बताती है 10 की पावर्स क्या जाएंगी, जैसे मान लो 2 चली गई, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक। और ये जो 4th रिंग होती है ये बताती है टॉलरेंस, यानी कि कितना एरर हो सकता है इसमें, तो मैंने मान लिया ± का 10% की टॉलरेंस हो गई, ठीक है। ये आया कैसे ये हमें देखते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे रिंग्स के हिसाब से हम ये किस तरीके से लिखते हैं, लेकिन पर्टिकुलर रेड के हिसाब से यहाँ 2 ही आएगा क्या, नहीं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या टेबल है हमारे पास। देखो एक चीज़ इसमें ध्यान आपको क्या रखनी पड़ेगी, एक इस तरीके से देखो, जैसे मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक, ठीक। यहाँ लिख दिया मैंने बी रोए, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। इसको याद करने का तरीका मैं अभी आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। देखो बी का मतलब यहाँ क्या है आपके पास, ब्लैक, ठीक है, क्या आएगा ब्लैक, और ये क्या है ब्राउन, रेड, ऑरेंज, क्लियर। ये क्या आएगा आपके पास येलो, ठीक है। और जी से हमारे पास क्या आएगा आपके पास ये,
और जी के लिए क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, ये ग्रीन आएगा, बी के लिए ब्लू आ जाएगा कलर, और वी के लिए आपके पास वॉयलेट आ जाएगा, और ये वाला जी जो होगा हमारा ग्रे से आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बताओ इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो गया, यहाँ से लिख लेते हैं इसको। देखो y के साथ ये वाला y था ना, b r ये वाला हो गया, o ये वाला हो गया, ठीक है। इसको भी मैं ढंग से लिख देता हूँ देखो यहाँ पर, ताकि बिल्कुल, क्योंकि सामने सामने रहेंगे ना तो ही आपको ये चीज़ क्लियर होगी। देखो यहाँ इसके सामने लिख देता हूँ मैं, ये b, फिर r, फिर o, फिर ये y, ठीक है। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। क्लियर है? नो तक हो गया ये। बी का मतलब यहाँ क्या है, ब्लैक है, इसका मतलब यहाँ ब्राउन है, इसका मतलब यहाँ रेड है, ओ का मतलब यहाँ ऑरेंज है, और वाई का मतलब यहाँ येलो है, और जी का मतलब यहाँ ग्रीन है, और बी का मतलब यहाँ ब्लू है, और वी का मतलब यहाँ वॉयलेट है, और जी का मतलब यहाँ पर ग्रे है, और डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है आपका वाइट है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से तो हमें क्या पता चल जाएंगे, इनके पहली 2 रिंग्स के नंबर पता चल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे इसमें रेड है, ठीक है, तो रेड के लिए क्या है हमारा, ये 2 हो गया, और ब्लू है, ब्लू के लिए देख लो यहाँ से, फिर गड़बड़ हो गई क्या इसमें, BROYG, ठीक है, 5, ये 6, ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9, ठीक है। तो ये सामने सामने होना चाहिए, ठीक है। आप तो कॉपी में लिखोगे तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक। रेड के लिए क्या आया हमारा, 2 आया। ब्लू के लिए देखो, ब्लू कहाँ है हमारा, ये रहा ब्लू, ठीक है। तो ब्लू ये है, ब्लू बी वाला ये 6 है हमारा, तो ये 6 हो गया। अब देखो ये जो ब्राउन है ना, ये 3rd रिंग जो है हमारी, ये बताती है 10 की पावर्स। तो ब्राउन है, ब्राउन का है ये 10 की पावर, ये 1 आ गया, ठीक है। अब सिल्वर के लिए देखो, ये हो गया ना, BB रॉय हैविंग ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। इसके लिए आता है ±5% की टॉलरेंस, और इसके लिए 10% के लिए। और अगर ये 4th रिंग हमारी नो कलर की है तो मतलब 20% का उसमें एरर है, ठीक है। अब कई बार ये जो 4th रिंग है, ये गोल्ड सिल्वर नेकलेस की तो होगी, लेकिन कई बार ये 3rd रिंग दे देता है गोल्ड और सिल्वर की, तो 10 की पावर्स उसमें क्या चलेंगी, क्योंकि 10 की पावर्स में यहाँ तो है ही नहीं गोल्ड सिल्वर, अगर 3rd रिंग दे दे वो। देखो ना, पहली 2 रिंग तो यहाँ से मिल रही है, तीसरी रिंग भी 10 की पावर्स वो यहीं से मिल रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये 3rd रिंग वो दे दे यहाँ से गोल्ड या सिल्वर की, तो मैं 10 की पावर्स क्या लिखूँगा उस केस में, तो उसके लिए यहाँ 10 की पावर यहाँ -1 होती है, और इसके लिए 10 की पावर -2 होती है। अभी बताऊंगा आगे जब केस आएंगे, ठीक है। अभी तो ये चीज़ पता चल गई आपको, ब्राउन के लिए 10 की पावर देख लिया हमने, ये 1 आ गया, बिल्कुल सिंपल है। सिल्वर के लिए 4th रिंग तो एरर ही बताती है हमें, तो ये बता दिया हमने ± का 10%, ठीक है, एरर है, ये प्रॉपर आएगा आपके पास, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए जो तरीका होगा फॉर लर्न, ये जो टेबल है आप ऐसे बना सकते हो। देखो BB रॉय किसी का नाम है, ठीक है, BB रॉय हैविंग ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, जिसमें B हो गया ब्लैक, B ब्राउन, R रेड, ठीक है। ये वाला O से हमारा ऑरेंज हो गया, Y से हमारा येलो हो गया, G से ग्रीन, B से ब्लू, V से वॉयलेट, और G से फिर ग्रे, और W से हमारा वाइट हो गया, ठीक है। फिर ये वियर्स की नहीं बात करनी, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो हमारा ये GSN हो गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? बताओ समझ में आया? अब ये देखो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ये करना है। 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, इस मतलब ये 1st रिंग है, ये 2nd, ये 3rd और ये 4th रिंग है, इसके लिए बताओ क्या वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। तो देखो ब्राउन देख लो कहाँ है, ये रहा ब्राउन, तो ये क्या है होगा हमारा 1, ठीक है, 1 होगा। ब्लैक के लिए देख लो क्या है 0, तो ये 10 आ गया। फिर इनटू में ब्लू 3rd रिंग है तो 10 की पावर्स में जाएगी, ब्लू का देख लो क्या है हमारे पास, ये रहा ब्लू का 6 है, ठीक है, तो ये 10 की पावर 6 चला गया, ठीक, यही होगा।
और प्लस माइनस गोल्ड के लिए देख लो क्या है हमारे पास, ये प्लस माइनस का 5% टॉलरेंस बता रही है हमें। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत इसमें? सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें देखो क्या कहता है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ दिस। अब देखो उल्टा दे दिया आपको, वैल्यू दी हुई है, आप कलर कोड बताओ क्या होगा, तो वो भी सिंपल ही है बहुत ही। किस तरीके से करोगे आप, अगर आपको ये दिया होगा व्हाट इज द कलर कोड, बताओ। कुछ नहीं, जैसे हम पहले देखते थे ना, पहली दो क्या है रिंग्स नॉर्मल हमें कलर बता रही हैं, जैसे हमने कहा था इन दो के लिए ऐसे लिखा, तो यहाँ 1 के लिए देख लो क्या है, ब्राउन है, तो पहला होगा ब्राउन। ठीक, फिर है 3 कहाँ है इसमें, देखो 1 के लिए हो गया ब्राउन, 3 के लिए क्या है हमारा, ऑरेंज है, 3 के लिए क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। अब देखो जैसे मैं आपको बता रहा था ना यहाँ पर, ये 10 की पावर माइनस में दे दी उसने वैल्यू, है ना। अब 10 की पावर -2, अगर मैं -2 को यहाँ देखूँ, जैसे यहाँ तो 6 लिख दिया था मैंने ब्लू को देख के 10 की पावर 6, अब ये -2 तो इधर होगा ही नहीं कहीं, तभी मैंने आपको बोला था कि सिल्वर का हो सकता है, थर्ड रिंग हो तो वो 10 की पावर -2 में आती है, तो हम लिख देंगे सिल्वर। ठीक है, और प्लस माइनस 5% की टॉलरेंस किस में है, गोल्ड में है, तो फोर्थ रिंग गोल्ड की होगी। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो हम कैसे देखेंगे, अब ये तो है नहीं हमारे पास कि 2 नंबर है फिर 10 की पावर्स हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल ही है बिल्कुल। ये देखो 1000 किलो ओम है, तो 1000 इंटू में किलो ओम 10 की पावर 3 ऐसे बनेगा। ठीक, और प्लस माइनस का ये 5% बन रहा है, लेकिन अभी इसको और सोल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे, 2 नंबर में रखो इधर 10 इंटू में ये 2 0 आ गई, यानी कि 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 3 है, तो ये कितना बन गया, 10 इंटू में 10 की पावर 5 बन गया, क्योंकि इधर तो 2 नंबर चाहिए ही चाहिए मुझे। ठीक है ना, रिंग्स के लिए पहली रिंग, दूसरी रिंग, थर्ड रिंग पावर में जाती है 10 की पावर में, और ये प्लस माइनस का ये 5% बन रहा है। तो अब सिंपल है, देखो 1 के लिए क्या है हमारा, ब्राउन कलर होगा। ठीक, और 0 के लिए हमारा ब्लैक होगा, और 10 की पावर 5 है, यानी कि 5 के लिए देख लो कौन सा कलर बनेगा हमारा, ये देखो ये 1 3 4 5 ये वाला है, ग्रीन है। ठीक है, तो 5 के लिए हो गया हमारा ग्रीन, थर्ड रिंग ग्रीन की, और प्लस माइनस 5% है, तो हमारा क्या है, गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड है। अब इसको देखो कि इसको कैसे करेंगे, यहाँ पॉइंट आया हुआ है, तो ये भी सिंपल है, पहले तो पॉइंट हटाएंगे हम, अगर इसमें भी हमें कलर कोड बताना है, तो 2.4 है ना, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा, और ये 10 की पावर क्या है, 3 है, तो ये वाली 0 इससे कटेगी, तो यहाँ 2 रह जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या आएगा यहाँ से, देखो 24 इंटू में 10 की पावर 2 प्लस माइनस का 10%। अब सोल्व कर लो, देखो 2 के लिए क्या है हमारा, रेड है, और 4 के लिए क्या है हमारा, येलो है। क्लियर, और 10 की पावर 2 है, यानी कि 2 कौन सा है हमारा, फिर रेड है अगेन, सिंपल है बात। ठीक है, फिर 10% है प्लस माइनस का, तो यानी कि ये क्या होगा हमारा, सिल्वर हो जाएगा। तो इस तरीके से आ रहा है, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक, उसके बाद देखो हम बात करें, अगर इसमें ब्राउन ब्लू गोल्ड सिल्वर आपको कलर दिए हुए हैं, आपको इसमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है रेजिस्टेंस की। तो ब्राउन पहली रिंग है, तो यानी कि ये 1 आ जाएगा, टेबल में देखो ब्राउन के 1 है। फिर क्या हमारे पास ब्लू है, ब्लू के लिए देखो ज़रा, ये 6th वाला ये ब्लू है हमारा। ठीक, तो ये 6 आ गया यहाँ, इनटू में गोल्ड के लिए देखो अब थर्ड रिंग आ गई, तो 10 की पावर में जाएगी, थर्ड तो हमेशा रिंग 10 की पावर में जाती है, तो वो 10 की पावर -1 है। और सिल्वर के लिए कितना होगा हमारा, प्लस माइनस का 10% होगा। सिल्वर मतलब फोर्थ जो रिंग होती है ना, वो हमेशा टॉलरेंस को बताएगी, और थर्ड रिंग जो होगी वो 10 की पावर में जाएगी। तो एक्सेप्शन यहाँ ये है कि 10 की पावर कई बार माइनस में जा सकती है, तो माइनस के लिए फिर हमारी यही हो सकती है -1 या -2, तो उसमें यानी कि गोल्ड है या सिल्वर है, गोल्ड और सिल्वर है, तो 10 की पावर -1 -2 ये चीज़ चलती है। बताओ समझ में आया? तो ये आपके पास क्वेश्चन थे इसके, और टॉपिक था छोटा सा, मैंने करवा दिया कि सिलेबस में से तो कट है, लेकिन फिर भी आपका कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है ये। ठीक, तो अच्छा टॉपिक है, इजी है, इस वजह से मैंने साथ में ये आपको करवा दिया। आपका मन करे तो कर लेना, नहीं तो रहने देना। क्लियर, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बीच बीच में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लेते रहेंगे। पिछले जो 2 चैप्टर हैं उनमें हमने पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, पूरे एग्जाम्पल सोल्व किए हैं, और पूरे टॉपिक किए हैं, तो वो अच्छे से अपने तैयार करो, और ये भी हमारा साथ साथ चल ही रहा है। क्लियर, ओके, थैंक यू।